Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be talking about Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. What is this talking about? The Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, was established in 1942 and is today the premier institution for scientific and industrial research. कि क्या एक काउंसिल है ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कि अलग अलग हम साइंस के फील्ड में क्या क्या जो नया नया रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक काउंसिल, एक परिषद का निर्माण किया गया कब 1942 में। और आज ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस क्षेत्र में कि क्या क्या हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए हम रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर इंडस्ट्रियल रिसर्च हो। साइंटिफिक मीन्स जो हम अलग अलग जो स्पेस में जो हमारा प्रोग्राम होता है उससे रिलेटेड, और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में हम करते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आता है। इट हैज अ नेटवर्क ऑफ 40 लेबोरेटरीज, 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड मोर देन 100 एक्सटेंशंस एंड फील्ड सेंटर। इसका नेटवर्क जो कहाँ कहाँ तक है? 40 लेबोरेटरीज, 40 ऐसे लेबोरेटरीज को शामिल किया गया है जो इस काम को और आगे बढ़ाने में जो हेल्प करने वाला है। यानी ये जो काउंसिल है टोटल, इसमें 40 लेबोरेटरीज को शामिल किया गया है कि हाँ ये वाला जो लेबोरेटरी इसमें काम करेगा, ये रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और 2 अलग अलग जो कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, उसको भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ मोर देन 100 एक्सटेंशन एंड फील्ड सेंटर्स, इसके अलावा जो 100 इसके अलग अलग जो एक्सटेंशन है, अलग अलग जो ब्रांचेज है, उसको भी शामिल किया गया है। इस तरह से काफी एक बड़ा काउंसिल का, इस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1942 में। आप इसका रोल क्या है? इट प्लेज अ लीडिंग रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल मिशन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या काम करता है? तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट के जो भी टेक्नोलॉजिकल मिशन होते हैं कि हाँ ये काम ऐसा होना चाहिए, इसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो विद दिस कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो गया है, चैप्टर 2 तरफ चलेंगे हम। लेकिन उससे पहले कुछ गाइड दिया गया है प्रोनाउंसिएशन से लेकर, कि बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसको प्रोनाउंस कैसे किया जाए उसके बारे में कुछ संकेत दिया गया है। इन दिस कोर्स वी हैव यूज्ड डाइएक्सियल मार्क्स फॉर वर्ड्स इन संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, दैट इज टू से एक्सेंट्स, डॉट्स एंड मैक्रन्स। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट देयर प्रोनाउंसिएशन राइट। ओके, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे संकेत दिया गया है कि कोई वर्ड अगर लिखा हो, क्या ये क्या है? कुछ वर्ड संस्कृत के हैं और दूसरे भाषाओं के हैं, यानी कह सकते हैं कि एक्सेंट जो है, क्या है, एक्सेंट को किस तरह से प्रोनाउंस करना है उसके बारे में कुछ डिटेल जान दीजिए यहाँ पे। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट देयर राइट प्रोनाउंसिएशन राइट। तो सही प्रोनाउंस करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Should you find those marks disconcerting at first, just keep in mind these few simple and easy principles. कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए जो हमको ध्यान में रखना है provided in this chapter. A macron over a vowel makes it long. For instance, raga is pronounced as rag. ठीक है, तो जिस भी वोवेल के ऊपर मान लेते हैं कोई वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में अगर ये मैक्रन यानी ऊपर जो माइनस तक जो चिन्ह है, माइनस वाला जो चिन्ह है वो मैक्रन कहा गया है। अगर ये किसी वोवेल पर लग गया तो उसको थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करना। जैसे एग्जांपल के लिए RAGA, तो यहाँ पे ए जो वोवेल है उसको ऊपर वो हाइफन टाइप का लगा हुआ है, उसका बोलेंगे राग। ठीक है, नाउ द लेटर C stands for CH as in charaka, pronounced as charaka.
तो यहाँ पे जो सी होगा, सी का प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, उसी तरह का उस तरह से सी एच का होता है, यानी कि सी को हमको यहाँ पे च प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CARAK है, ठीक है। तो सी को हमको क्या करना है, च करना है, तो हो जाएगा चरक, ठीक है, चरक संहिता। एस डैश एज इन सुश्रुता एंड एस एज इन नक्षत्र may be pronounced more or less sh in shall. The Shalbsutra is pronounced as Shalbsutra. आप देख सकते हैं ये एस के ऊपर अगर लगा हुआ है जैसे कि सुश्रुता में है, और एस के नीचे जो लगा हुआ है जैसे नक्षत्र में है, इसको हमको प्रोनाउंस करना है, कुछ श की प्रोनाउंसिएशन देना है, जो तालव्य श होता है उसको, जैसे कि शैल। इस तरह से सर्वसूत्र को हम सर्वसूत्र यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे। द लेटर आर एज इन स्मृति मे बी रफली प्रोनाउंस्ड एज री, RI। अब देख सकते हैं आर के बाद यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, स्मृति बोल रहे हैं। जो आर के नीचे लगा हुआ है कॉमा टाइप का, उसको हमको RI प्रोनाउंस करना है। तो क्या हो जाएगा, स्मृति, बट कीपिंग द आई एज ब्रीफ एज पॉसिबल। इतना छोटा जितना आप रख सकते हैं उतना अपना। स्मृति, स्मृति वो नहीं बोलना, स्मृति। चलिए आगे देखते हैं। अदर डॉटेड कॉन्स्टेंट्स D, E, N mainly are hard, that is pronounced by hitting the tongue on the palate। तो ऊपर जो हमारा जो पैलेट है, जीभ के ऊपर जो है पैलेट, उस पर क्या करना है, एक हिट टाइप का करना है, हिट करना है। जैसे कि डी है हार्ड, से हार्ड है तो हार्ड। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आर्यभट्ट, जो टी है ना, आर्यभट्ट हम वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बना, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट विद हार्ड साउंड टी। यहाँ पे सिंगल टी को यहाँ पे डबल टी करना है कि वो। अनडाउटेड कॉन्स्टेंट्स आर सॉफ्ट विद द टंग ऑन द टी। फॉर इंस्टांस इन गणिता नी इज हार्ड बट त इज सॉफ्ट। जो कोई अनडाउटेड कांस्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं लगा हुआ है, उसमें क्या करना है, जैसे गणित है, गणित में नी को हार्ड कर दिया, गणित, और तब को सॉफ्ट रखा। स्टूडेंट्स हु विश टू नो द प्रिसाइज करेस्पॉन्डेंस बिटवीन डायक्ट्रिज एंड देवनागरी अल्फाबेट में रेफर टू द फॉलोइंग 2 tables फॉर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो 2 टेबल यहाँ पे दिया गया है, जिसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए, तो इस टेबल का यूज करके हम किसी भी वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट वोवेल रोमन विद डायक्ट्रिट, लॉन्ग वोवेल रोमन विद डायक्ट्रिट। इसका जो छोटा है जैसे अ है, अ के लिए क्या है, ए है, आ के लिए ए डैश है। हम लोग हिंदी में इंग्लिश पढ़ते हैं ए से अ, डबल ए से आ। तो यहाँ पे डबल ए की जगह क्या है, ए के ऊपर ही वो माइनस की साइन लगा दिया गया है, हाइफन की तरह। आई का हर आई हो गया, और दीर्घ का क्या होता है, हम लोग डबल ई से पढ़ते, लेकिन आई के ऊपर ही हाइफन लगा दिया। हर्ष ऊ, यू, और दीर्घ ऊ को करने के लिए हमको यू के ऊपर हाइफन। इस तरह री के लिए जो स्मॉल री होता है वो आर होता है, और दीर्घ री जो होता है वो आर के ऊपर अंडरलाइन कर दिए। इस तरह री, हर्ष री और दीर्घ री, आई के ऊपर, ए के लिए ई और ए के लिए ए आई। यहाँ पे ए आई वही चीज है जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओ के लिए ओ और ओ के लिए ए यू, ये तो आप पहले से जानते हैं।
आते हैं गट्रल, पैलेटल, सेरिब्रल, डेंटल, लेबियल, सिबिलेंट। ये अलग अलग जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उच्चारण स्थान उस तरह के लिए है। तो क के लिए के ए, ठीक है, यहाँ पे के ए होगा तो क होगा। सी ए को यहाँ पे च पढ़ना है ना कि क पढ़ना है, ठीक है। सम पढ़ते हैं ना कैल्शियम सी ए, तो सी ए हमको यहाँ पे च पढ़ना है। ट, ठीक है, ट के लिए क्या है टी ए है। ट के लिए देखिए यहाँ पे ट और त में क्या डिफरेंस है। ट के लिए जो टी है नीचे पॉइंट दिया हुआ है, त के लिए पी और ए है, प के लिए पी ए, स के लिए ए के ऊपर कॉमा टाइप का है और ए। उसी तरह से ख, ये आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रोनाउंस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। In every ancient culture, astronomy was born before mathematics. There is, in fact, no need of math to look at the sky. सबसे पहले आप जान लीजिए ये चैप्टर 2 किस बारे में है, आगे उसके बारे में बताया गया है कि पूरे एंशिएंट कल्चर में बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी वाज बोर्न बिफोर मैथमेटिक्स, यानी हम लोग जब मैथ जानना शुरू किए उससे पहले एस्ट्रोनॉमी वाज देयर इन एग्जिस्टेंस। नो पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग अबाउट डिफरेंट स्टार्स एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज। तो गणित से पहले ही इन सब चीज का चलन हमारे एंशिएंट कल्चर में देखने को मिलता है। देयर इज इन फैक्ट नो नीड ऑफ मैथ टू लुक एट द स्काई, और ये बताया है कि भाई आकाश में देखने के लिए किसी गणित की जरूरत नहीं ना है। ये हमको आकाश में देखना है, बादल जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके लिए कोई मैथ की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व द पीरियडिसिटी ऑफ मून्स फेज of a few identifiable planets and northward or southward journey of the sunrise of the eastern horizon through the year, or to trace imaginary lines between the stars। तो हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, आज जब हम फ्री होते हैं रात में, ऐसे ही हम लोग तारों को देखते रहते हैं, ठीक है, सूर्य जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता रहता है। इस सब चीज देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए क्या मैथमेटिक्स की जरूरत है? क्या ये सोचना है आपको कि मैथमेटिक्स का जन्म कैसे हुआ होगा, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता हुई होगी कि मैथ जो हमारे एग्जिस्टेंस में आया। तो जो चीज हम देख सकते हैं कि आकाश में तो हम लोग ऐसे नॉर्मल देख सकते हैं, नॉर्मल देख के एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस हो अनुमान लगा सकते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह जैसे जैसे नीड होती गई उस तरह मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट होता गया। इसीलिए ये कहा गया है कि एस्ट्रोनॉमी जो है मैथमेटिक्स से पहले एग्जिस्टेंस में रही, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है आसमान को देख देख कर ऑब्जर्व करते रहे और उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे जैसे हमारी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी वैसे वैसे मैथमेटिक्स का विकास होता गया। तो यही चैप्टर के पहले का जो थीम है वो दिया गया है कि एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से एस्ट्रोनॉमी का जो है चलन रहा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं उसमें से, और धीरे धीरे इसमें हम ये भी जानेंगे कैसे कैसे मैथमेटिक्स का विकास हुआ, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स किस तरह से आपस में लिंक्ड है, उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए इसकी हम शुरुआत आज कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी, यानी जो भारतीय एस्ट्रोनॉमी है उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम जानेंगे। And that is indeed how the story of astronomy always began. In India, those beginnings are not adequately documented. So, and this is that is indeed how the story of astronomy always begins. और ये हमेशा शुरुआत किस तरह से होती है। In India, those beginnings are not adequately documented. यानी शुरुआती जो समय है वो किसी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं कि किस तरह से शुरुआत हुआ, ठीक है। हमारे क्या एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने कैसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों ने इसकी शुरुआत की, एस्ट्रोनॉमी में अपना कदम रखा। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन अंडमान बिलोंग्स टू Paleolithic era some 12,000 years ago. Their calendar sticks nothing, noting the waxing and waning of the moon by incising daily notices on a wooden stick. और पहला जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो मिला, ठीक है, जो प्राप्त हुआ, कहाँ पे मिला? अंडमान में। बिलोंग टू पैलियोलिथिक एरा सम 12,000 years ago। यानी एक जो हमको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मिला, कहाँ मिला? अंडमान में। वो पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करता है, यानी कि वो जो पाषाण काल है उससे बिलोंग करता है, आज से लगभग 12,000 साल पहले। और ये क्या है? देयर कैलेंडर स्टिक्स नोटिंग दी वैक्सिंग एंड वांडिंग ऑफ मून बाय इंसाइडिंग डेली नोटिस ऑन अ वुडन स्टिक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से नीचे आप One of the characteristics found in Andaman Island apparently recording lunar phase across several months। कि अलग अलग महीने में लूनार फेज किस तरह से होता है, कैसे मून जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, डिक्रीज करता है। आज हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करते हैं, वो सब चीज यहाँ पे पहली बार अंडमान में वो हमको देखने को मिलता है 12,000 साल पहले की। ये पहला ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। The apparent increase, waxing and decrease, waning of moon's disk from new moon to full moon and black in the course of a lunar month। एक चंद्रमास में, एक लूनर मंथ में कैसे अपरेंट इंक्रीज, जिसको वैक्सिंग कहा गया है, ये टर्म आपको ध्यान रखना। अपरेंट इंक्रीज को वैक्सिंग कहा गया और डिक्रीज को वेनिंग कहा गया। तो मून का जो वैक्सिंग और वेनिंग है, कैसे उसका डिस्क जो है वो छोटा होता है, छोटा होते होते धीरे बड़ा होता है, बड़ा से धीरे धीरे छोटा होता जाता है, उसके बारे में ये डिनोट करता है। Patterns of rock are found in Kashmir, such as a double sun or concentric circles, have convinced some scholars that they were depictions of a supernova and meteors shot respectively, perhaps witnessed some 7,000 years ago। और कुछ उनको पैटर्न देखने को मिले कश्मीर में। क्या कश्मीर में कुछ जो चट्टानों पे आर्ट का पैटर्न देखने को मिले, जैसे कि डबल सन, कोसेंट्रिक सर्कल आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो 7,000 साल पहले मिला, क्या जो कश्मीर के अंदर एक रॉक पे जो आर्ट मिला, such as double or concentric circles have convinced some scholars that they were depictions of a supernova and meteor shower respectively। meteor shower क्या होता है? जब आकाश में ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो मेटियर्स होते हैं, यानी किसी ग्रह के जो टुकड़े होते हैं वो दूसरे ग्रह पे जो गिरते हैं, वह मेटियोर शावर कहलाता है। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये उसी का डिपिक्शन है कि किस तरह से मेटियोर शावर होता है, सुपरनोवा का ये डिपिक्शन है। रिंग स्टोन फाउंड एट मोहनजोदारो, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन 1200 to 1900 BCE, which exhibit rows of small drilled holes, have been interpreted as calendrical devices keeping track of the sunrise at different times of the year। ओके, कुछ रिंग स्टोन्स मिले मोहनजोदारो, ठीक है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था। विच एग्जिबिट, जो क्या दिखाता है, रोज ऑफ स्मॉल ड्रिल्ड होल्स, जो आपने ऊपर देखा कुछ ड्रिल होल ये दिखाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो इन स्टेप है, जो मेजरमेंट करने के लिए है कि साल के अलग अलग समय में सूर्योदय का जो समय है क्या, सम ऑफ द रिंग्स स्टोन फाउंड एट मोहनजोदारो विद रोज ऑफ स्मॉल ड्रिल्ड होल्स दैट अपीयर्स टू पॉइंट टू द सनसेट अक्रॉस द ईयर। ठीक है, पूरे साल में जो सनसेट का जो समय है, किस तरह सनसेट अपीयर होता है, उसके बारे में ये दिखाता है।
small dogs have been interpreted as calendrical devices keeping track. ये calendrical device के तौर पे यूज करता है, जो कि क्या रखता है, इस बात को ट्रैक करते रहता है कि सनराइज, ठीक है, अलग अलग साल के अलग अलग समय पर सनराइज कब हो रहा है. The perfect east-west alignment of states in the same city has been attributed to the sighting of the star cluster Pleiades. While the above statement remain speculative, it is well recognized that ancient people everywhere felt a need to relate the universe by tuning to the rhythms of celestial objects. तो असल में ये सारे चीज क्यों पर हैं, ये सब कुछ एविडेंसेस है जिससे हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई हमारे भारत में एस्ट्रोनॉमी की. ये जो कुछ एग्जाम्पल है, चाहे वो कश्मीर में आर्ट ऑफ पैटर्न का मिलना हो, मोहनजोदारो में कोसेंट्रिक होल्स का मिलना हो, या फिर पैलियोलिथिक एज के बारे में हो, ये सब चीजें दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत होती है और लोगों ने किस तरह से यूनिवर्स को, सेलेस्टियल बॉडीज को आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना शुरू किया. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जान लेना है कि कैसे शुरुआत हुई. इसमें कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बस यही बनेगा कि हाँ पैलियोलिथिक एज से कौन सा चीज बिलोंग करता है और जो रॉक आर्ट मिला है पैटर्न वो कहाँ का है, वो सब चीज आपको ध्यान में रखना है. ये सब सवाल बनते हैं. A few thousand years ago, the Rig Veda, the oldest of the four Vedas, spoke of a year of 360 days divided into 12 equal parts and used a 5-year Yuga era probably as the first attempt to reconcile the lunar and solar years by addition of a month after those 5 years. कुछ हजार साल पहले की बात है. ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना जो वेद है, उसने स्पोक ऑफ अ ईयर ऑफ 360 डेज, मैं कि एक साल जो होगा वो 360 दिन का होगा और ये 12 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. एंड यूज ऑफ 5-year युग एरा प्रोबेबली द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिकंसाइल द लूनर सोलर ईयर. ठीक है, और 5 सालों का एक युग दिया. तो ये क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 360 दिन का जो एक साल है वो कहाँ माना गया, किस में माना गया, तो ऋग्वेदा में. आगे और भी आएगा लूनर मास और सोलर ईयर के बारे में. तो ऋग्वेदा में क्या होता है कि एक ईयर जो हो 360 दिन का होगा और ये 12 अलग अलग पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होगा और 5 साल का एक युग बना है. प्रोबेबली एज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिकंसाइल द लूनर एंड सोलर ईयर बाय एडिशन ऑफ a month after those 5 years. It clearly recorded a solar eclipse, although in a metaphorical language. और साथ ही एक सोलर एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण होता है उसके बारे में भी ये कहता है. एंड इट हैज रिसेंटली बीन प्रपोज्ड दैट इट मेंशन ऑफ 3,339 गॉड्स वाज एक्चुअली अ रेफरेंस टू द 18th साइकिल ऑफ एक्लिप्स नोन एज सारोस. और रिसेंटली इसने क्या कि लगभग 3339 गॉड्स के बारे में मेंशन किया है, जो कि एक रेफरेंस था 18 साइकिल ऑफ एक्लिप्स नोन एज सारोस. यानी ये जो एक सर्कल की बात किया है कि जो एक्लिप्स होता है यानी चंद्र ग्रहण जो है वो 18 साल का एक साइकिल फॉर्म करता है, जिसको क्या कहा गया, सारोस कहा गया. ठीक है, तो ये इतने साल पे क्या है, रिपीट होता है. इतने साल पे 18 साल का एक साइकिल बनता है और इसमें 3339 गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है. इफ सो दिस पॉइंट्स टू अ वेरी अर्ली ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन. अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट है बहुत ही पहले एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की ट्रेडिशन को दिखाता है कि लोग इतना चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ कोई चीज, ये सोलर एक्लिप्स है वो 18 साल के बाद फिर से वो रिपीट कर रहा है, एक साइकिल फॉर्म कर रहा है. तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी उस समय लोगों के अंदर. A few centuries later, the Yajurveda considered a lunar year of 354 days and a solar year of 365 days.
तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यजुर्वेदा में लूनर ईयर कितना दिन का है और सोलर ईयर कितना दिन का। तो लूनर ईयर 354 दिन का और सोलर ईयर 365 दिन का माना है किसने, यजुर्वेदा में। एंड डिवाइडेड द ईयर इनटू 6 ऋतुज। देखिए यहाँ पे आर के नीचे डॉट है तो आर आई हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यजुर्वेद ने क्या किया, डिवाइड किया ईयर को कि पूरा जो साल होगा वो 6 अलग अलग ऋतुओं में विभाजित होगा और ऑफ 2 मंथ ईच, यानी कि एक ऋतु जो होगा 2 महीने का होगा। इस तरह कट के टोटल 6 ऋतु होंगे, यानी एक साल जो है, ठीक है, जो साल आज हम लोग जो मानते हैं कि एक जो साल होगा यानी 12 महीने, उसमें टोटल 6 ऋतु होंगे, हर ऋतु 2 महीने का होगा। द यजुर्वेदा ऑल्सो गेव दी फर्स्ट लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्र और लूनर मेंशन दैट इज कंस्टेलेशन along the path of the moon on the celestial sphere। साथ ही साथ यजुर्वेदा पहला लिस्ट भी बताता है, लिस्ट देता है 27 नक्षत्रों का। नक्षत्रों की संख्या 27 है। तो ये सबसे पहले यजुर्वेदा में ये इसका एविडेंस मिलता है। और लूनर मेंशन दैट इज कंस्टेलेशन, यानी कि जो कंस्टेलेशन क्या होता है, स्टार्ट का जो झुंड उसको बोलते हैं कंस्टेलेशन, along the path of the moon and the celestial sphere। तो इसके बारे में भी जानकारी हमको मिलता है यजुर्वेदा के अंदर। Because of the need to keep time for the proper conduct of rituals, calendrical astronomy grew more sophisticated in the late Vedic period, with the Vedanta Jyotish of Lagat as its representative text। तो जैसे जैसे लोगों ने अपना पहले रिचुअल्स होते थे, अलग अलग कार्यक्रम हुआ करते थे, तो एक कैलेंड्रिकल तौर पे कि इसके बाद में फिर अगले कब ये मनाया जाएगा अगले टाइम के लिए, तो लोगों ने जब ये ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके लिए अलग अलग टाइम को टारगेट करना शुरू किया कि हाँ आज जो रिचुअल्स हो रहे हैं फिर अगले बार में कब होंगे। तो धीरे धीरे कैलेंड्रिकल एस्ट्रोनॉमी आते गए और वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। इन चीजों को ऑब्जर्व करना कि हाँ इतने साल के बाद में इसके आप जैसे कि जो सारोस के बारे में कि 18 साल का एक साइकिल चलता है, उसी तरह रिचुअल्स में अलग अलग मान्यताएं होती है कि हाँ इसके बाद में इतने समय के बाद इसको मनाया तो ज्यादा बेहतर होता है। तो लोगों ने उसका एक रिकॉर्ड रखना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते ये जो कैलेंडर है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया, ठीक है। विद वेदांग ज्योतिष ऑफ लगत, ठीक है, लगत जो कि थे एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने लिखी थी वेदांग ज्योतिषा, जिसको हम पहला साइंटिफिक टेक्स्ट मान सकते हैं। क्यों? जैसे अब तक हम ये ऑब्जर्व करते रहे हैं कि लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था, ठीक है, नेचर को देखना, सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करना, उनकी मूवमेंट को देखते रहना, मूवमेंट पे नजर रखना, बस यही चीजें कभी हो रहा। अब तक कभी ये चीज हमको नहीं मिला कि लोगों ने लिख कर वो चीज प्रकट किया हो, लिख कर सब लोगों को इन्फॉर्म किया हो। लेकिन जब लगत ने पहली बार अपना वेदांग ज्योतिष लिखा तो उसको हम ये मान सकते हैं कि पहला जो है इंडियन साइंटिफिक टेक्स्ट है। On the basis of its own astronomical data, it has been dated between 12th to the 14th century BCE by most scholars। अगर इस एस्ट्रोनॉमिकल डाटा को देखें, ठीक है, कि ये कब का है, किस समय इसको ड्रॉ किया गया, तो इट इज बिटवीन 12th to 14th century BCE by most scholars। अधिकतर स्कॉलर जो इसको इंटरप्रेट करते हैं तो पाते हैं कि 12वीं से 14वीं शताब्दी BCE में ये इसका डेट जाता है, इस डाटा का। द लेंथ ऑफ द सिडरल डे, that is time taken by the earth to complete one revolution with respect to any given star, it uses it 23 hours 56 minutes 4.6 seconds, while the correct value is 23 hours 56 minutes 4.091 seconds। The tiny difference is an indication of the precision reached in that early age। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिडरल डे
जो मानते हैं कि अर्थ जो है एक रोटेशन को पूरा करने में किसी एक स्टार के मुकाबले, किसी स्टार के रिस्पेक्ट में जब एक रोटेशन पूरा करती है, एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, तो वो कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4.6 सेकेंड है। लेकिन इसकी जो करेक्ट वैल्यू वो कितना है? 23 आवर 56 मिनट 4.091 सेकेंड। तो ये देख सकते हैं कितना टाइनी डिफरेंस है। तो यहाँ से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि धीरे धीरे गणित का विकास होना शुरू हुआ होगा, मैथमेटिक्स का विकास होना शुरू हुआ होगा जब हम कैलकुलेशन धीरे धीरे करते गए। और ये जो टाइनी डिफरेंस है, ये इसमें जो सूक्ष्म जो अंतर है, ये क्या दिखाता है कि दैट एन इंडिकेशन ऑफ द प्रिसीजन रीच इन दैट अर्ली एज, कि लोग कितने प्रिसाइज थे अपने कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, एकदम पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक का पता भी वो लोग लगा सके। The Vedanta Jyotish also discusses solstices, ayanans and equinoxes, Vishuva, and uses 2 intercalary lunar months, Adhik Maas, to catch up with the solar calendar. तो साथ में वेदांत शास्त्र ज्योतिष ये भी बात करता है, डिस्कस करता है कि जो अयनांत है और विषुव है, ठीक है, इसके बारे में द 2 इंटरकैलेंडर लूनर मंथ, यानी कि 2 जो अलग अलग चंद्रमास है, लूनर मास, उसके बीच का जो है जिसको अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा जो कि आप हिंदी में समझ सकते हैं, अलग अलग जो होता है कि कोई एक मंथ में, ठीक है, अधिक जो दिन जोड़ दिए जाते हैं ताकि उस कैलेंडर को कैचअप कर सके। ठीक है, किसी साल में अधिक दिन ना हो, किसी में कम ना हो, उस साल को कैचअप करने के लिए, मैनेज करने के लिए अधिक मास होता है। इन सम वेज दिस टेक्स्ट रिमेन्स द फाउंडेशन फॉर इंडियाज ट्रेडिशनल लूनी सोलर कैलेंडर। कुछ तरीकों में ये टेक्स्ट है काफी एक फाउंडेशन के तौर पर काम करता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल लूनी सोलर कैलेंडर है, यानी कि जो कुछ भी है आज जितना भी हम लोग डेवलप करके एक प्रिसाइज कैलेंडर तैयार किए, उसका फाउंडेशन जो है कहीं ना कहीं ये टेक्स्ट कौन सा है? वेदांत ज्योतिष। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। वेदांत ज्योतिष इसको लिखा है लद्दाख में, लगत। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, द सोलर ईयर इज अबाउट 365.24 solar days, while the lunar year is at most 360 days. After a few years, the difference between the two will grow so much that a month needs to be added in the lunar year to restore a broad coincidence between the two systems. This is intercalary month. तो जैसा आप देख सकते हैं इंटरकैलेंडर मंथ का यहाँ पर दिया गया है कि वो होता क्या है। तो जैसा कि सोलर ईयर लगभग कितना है? 365.24 सोलर डेज का एक सोलर ईयर होता है, while the lunar year is at most 360 days. और एक जो लूनर ईयर होता है, चंद्रमास होता है, वो अधिक से अधिक 360 दिन का होता है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द डिफरेंस बिटवीन द टू विल ग्रो सो मच दैट अ मंथ नीड्स टू बी एडेड टू द लूनर ईयर टू रीस्टोर अ ब्रॉड कोइंसिडेंस बिटवीन द टू सिस्टम। और इन दोनों सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना का है, लगभग 5 दिन का डिफरेंस है। तो काफी धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसे क्या करते हैं हम, एक मास अधिक दूसरे में जोड़ देते हैं ताकि दोनों को बैलेंस किया जा सके। तो इसी को कहा जाता है इंटरकैलेंडर मंथ। ठीक है, जो अधिक मास होता है उसको बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। तो अब तक हम एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत देख रहे हैं कि कैसे कैसे भारत में एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसमें गणित का भी विकास होने लगता है, जो कैलकुलेशन है काफी प्रिसाइज होने लगता है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।